तो दे सकते हैं सर, गूगल कर लीजिए, मिल जाए शायद। एक गूगल का एग्जांपल। जरूरत नहीं है। तबरेज अंसारी को किसने कत्ल किया? अरे सर, कहां आप ये तबरेज बता दो। अंसारी, मैं इन चुनावों की बात कर रहा हूं। नहीं तबरेज नहीं, अंसारी आप क्या ये बीजेपी बताओ। वाले नहीं, थे? तो नहीं, वही चीज तो बीजेपी हम वाले लोग थे समझ तबरेज नहीं पा रहे। अंसारी मामले में। आज अगर आप इसराइल को लेकर अगर रेगुलराइज किए हो, यहाँ पे मुसलमानों के खिलाफ डॉग व्हिstलिंग किए हो इंडिया में, तो इसका फायदा तो भाई बुलडोजर हिंदुत्व ले गई। इसमें तो कोई डाउट नहीं, शक युवाओं, है नहीं। कमरुल भाई आप आपके जिस पास तरह जवाब से नहीं है। एक पर्टिकुलर समुदाय किसी को एक को नीचा रेडिकलाइज दिखाकर, किया, आरएसएस ने एक को रेडिकलाइज कर दिया। बोलना मैं मतलब बोलने से पहले सोचना चाहिए मेरे ख्याल से। मतलब नहीं, नहीं कमरुल क्यों भाई, नहीं? क्योंकि मैं फिर आपको 10 उदाहरण अभी बैठे बैठे दे दूंगा। अभी एनआईटी में वहां श्रीनगर में क्या चल रहा है, अभी हाशमी ने प्रयागराज में क्या किया, जो सरतन से जुदा करने की कोशिश की। इसलिए मैं उस तरफ जा ही नहीं रहा हूं। मैं तो नंबर्स की बात कर रहा था। आप इसको रेडिकलाइज सांप्रदायिक डिबेट बना रहे हैं। अजय आलोक को भूल गए हो, अजय आलोक हिजाब बैन को भूल गए हो। जी जी अजय आलोक। आप नहीं सर, मैं अजान को अगेंस्ट में जाकर पीआईएल कर रहे हो, कोर्ट में जाकर वो भूल सर, जा रहे हो अजान आप। नहीं, वो लाउड स्पीकर के अगेंस्ट होगा। सुप्रीम नहीं, कोर्ट का नहीं, रूल है नहीं, उसमें नहीं, सर। दैट इज नॉट द मुद्दा। कमरुल भाई आप क्यों डिस्टर्ब कम्युनल एरिया बना रहे हैं एक्ट ला डिबेट को? गुजरात बिना में, ताकि कम्युनल मुसलमानों को जगह ना मिले वहां पे, घर ना मिले गुजरात में मुसलमानों को। डिस्टर्ब एरिया एक्ट ले रहे हो। कहां और बोल रहे हो मुसलमानों कि में आप किस तरह से, गुजरात के मुसलमान बीजेपी को वोट दे रहे हैं? किसको भड़का रहे हैं सर? कुछ नहीं हो रहा है वो सर कमरुल छोड़ भाई। दीजिए सर। कहां की अमन बात भाई, कर रहे हैं? अगर बहरहाल आज का चलिए ठीक है, मुद्दा, मैं आज वही का कह रहा मुद्दा हूं अगर सर। रेडिकलाइजेशन आप लेकर आए तो मैं रेडिकलाइज में, 10 मैं नहीं मिनट लेकर आया। कमरुल भाई आप लेकर आए। अगर उदाहरण तो है, मैं दे रहा हूं आपको। अब हिजाब का मुद्दा कौन लेकर आया? हलाल का मुद्दा कौन हिजाब लेकर का तो आया? आप ही लेकर आए थे अजान का सर। मुद्दा कौन लेकर आया? हिजाब का तो आप लेकर आए। जिस तरह से डॉग व्हिstलिंग कर रहे हो अमन भाई, डॉग व्हिstलिंग का चलिए, नतीजा है अजय कि आलोक, तबरेज अजय अंसारी आलोक, जैसा केस हुआ, एक कमरुल लाख भाई केस मेरी हुआ। बात को जिस समझिए, तरह से मेरी आप बात को अगर समझिए। राजस्थान में बोलते हो मुद्दा कि भाई लाना मुसलमानों और को किसी वोट को नहीं चाहिए। रेडिकलाइज करना, इसमें बहुत फर्क होता है। मैंने आपसे एक उदाहरण पूछा, किसी एक युवा को रेडिकलाइज किया और किसी ने कमर पर बेल्ट बांधकर उड़ा लिया। एक उदाहरण। आपने बोला रेडिकलाइज, उस शब्द से मुझे आपत्ति थी सर। मुद्दे उठाना, हिजाब हलाल, हमास, वो आप लोगों ने भी किया, इन्होंने भी किया, लेकिन एक रेडिकलाइज शब्द गलत था आपका। अजय आलोक, फिर मैं अनंत भाई आपके पास आ रहा हूं, सुनील भाई मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन अजय आलोक, ये अशोक गहलोत ने भी बोला कि अगर ये सांप्रदायिक मुद्दे काम कर गए तो अलग बात है, वरना वो जीत रहे हैं। ये अशोक गहलोत ने भी बोला। अजय आलोक, और आप लोग रेडिकलाइज करते हैं यूथ को? देखिए अमन, आपका प्लेटफॉर्म को आज भी कमरुल भाई यूज कर रहे हैं मुसलमानों को एक मैसेज देने के लिए। अगर हलाल के मुद्दे से हिंदू रेडिकलाइज हो जाता है, अगर हिजाब के मुद्दे से हिंदू रेडिकलाइज हो जाता है, अगर इस देश में हिंदू रेडिकलाइजेशन होता तो आज क्या कमरुल भाई ये बात बोलने लायक स्टूडियो में बैठे होते? यहां तो खुलेआम धमकी दी जाती है, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, और हम लोग सुनते रहते हैं। भीड़ नारे लगा के निकालती है। पाकिस्तान जिंदाबाद की रैली निकलती है, हम लोग देखते रहते हैं, टीवी पे डिबेट करते हैं, एक्शन नहीं होता है केरल में। खुलेआम धर्मांतरण होता है, हम लोग बस कुहस के रहते हैं कि धर्मांतरण होना बड़ी गलत बात है, रोकना चाहिए। सरकार बनती है, धर्मांतरण पे कानून बदल जाता है अगले दिन कर्नाटका में, हम लोग देखते हैं। तभी ये कहते हैं कि हिंदू रेडिकलाइज होता है, तभी ये कहते हैं, एक मिनट, तभी ये कहते हैं कि हिंदू रेडिकल। कमरुल भाई बीच में कोई नहीं बोलेगा, ऑडियो बंद, सब एक एक करके बोलेंगे। आप बोलिए अजय आलोक, फिर आनंद जी आ रहा हूं, सुनील जी आपके पास। और तब भी ये कहते हैं कि हिंदू रेडिकलाइजेशन हो रहा है। अगर हिंदू रेडिकलाइजेशन होता तो इस देश में हमसे चुनाव कौन लड़ता? इसलिए हिंदू रेडिकलाइज हो ही नहीं सकता है बाय नेचर। नहीं, वो शायद कन्हैया का जिक्र बाय बर्थ हिंदू रेडिकल नहीं होता। राजस्थान चुनाव में कन्हैया का मुद्दा उठाया, प्रधानमंत्री ने कन्हैया का जिक्र किया, तो शायद वो कह रहे हैं उसके जरिए आप लोग मतलब जो है पोलराइज करने की कोशिश कर रहे थे, और राजस्थान में वोट आपको मिल रहे हैं 106। भुवनेश्वर साहू का मुद्दा हमने छत्तीसगढ़ में उठाया, नहीं उठाएंगे? खुलेआम आके गले काटते रहेंगे और उसको पॉलिटिकल पार्टी प्रेशर देगी तो उसका मुद्दा नहीं उठाएंगे? खुलेआम बंगाल में मार रही है ममता दीदी, हिंदुओं के घर छीन छीन के भगाए जा रहे हैं मुसलमानों के द्वारा, हम मुद्दा नहीं उठाएं? उदयपुर की घटना को हम नहीं बोलें जब राजस्थान सरकार प्रेशर देती है? नहीं बताया जाए? ये कह रहे हैं कि महिलाओं ने वोट दिया राजस्थान में, इसलिए महिलाएं वोट दे रही हैं क्योंकि राजस्थान रेप कैपिटल है इंडिया का, क्राइम अगेंस्ट वुमेन में नंबर 2 है, इसलिए महिलाएं राजस्थान में गहलोत जी को वोट दे रही हैं। अच्छा है, एजम्पशन अज्यूम करते रहिए, खुश होने के लिए किसी ने मना नहीं किया है। 2 दिन और खुशी है, 3 तारीख को देखेंगे एग्जैक्ट फिगर्स क्या होते हैं। मैंने तो पहले ही बोला ठीक कि हम ये एग्जिट पोल है, नहीं एग्जैक्ट पोल नहीं मानते, हम रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे हम जीत रहे हो चाहे हम हार रहे हो, लेकिन इस प्लेटफॉर्म को यूज करना पूरे देश के मुसलमानों को मैसेज देने के लिए, ये कांग्रेस पार्टी की तुष्टीकरण की नीति को फिर साबित करता है
कि एक टीवी बात डिबेट पे आगे भी तुष्टिकरण में 1 मिनट पीछे नहीं रहते आप हैं। तो सर तुष्टिकरण उसका का फायदा मिल रहा है ना राजनीति से चुनाव तो में ये उन लोगों इलेक्शन को। लड़े हो। अभी आप कर क्या रहे थे? कर्नाटक में भी Radicalization- सतीश जारकीहोली ने बोला था हिंदू शब्द गंदा, कर्नाटक में फायदा हुआ। अभी सनातन का सफाया, सनातन की समाप्ति, सनातन ये सनातन वो, रामचरितमानस नफरती ग्रंथ से लेकर सब कुछ हुआ, उसका संभवतः फायदा तो मिल रहा है। वो कमरुल भाई भी कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि आप लोग जोड़ नहीं पा रहे हैं एससी एसटी मुस्लिम वोट, तो इसलिए हम लोग आप लोग शायद चूक रहे हैं, उनको फायदा तो हो रहा है। मगर हाँ, हिंदू रेडिकलाइज मतलब है ये शब्द से तो मतलब पैनल में जितने भी लोग बैठे हैं सबको आपत्ति होगी, सुनील भाई को भी होगी कि हिंदू रेडिकलाइज कहां से हो सकता। मतलब हिंदू रेडिकलाइज होता तो राम मंदिर के लिए 497 साल का इंतजार थोड़ी ना होता। हिंदू रेडिकलाइज होता तो ना कमलेश तिवारी होता, ना कश्मीर में नरसंहार होता। मैं उधर नहीं जाऊंगा, लेकिन अनंत विजय मैं आपके पास आऊंगा। अनंत विजय, ये ओबीसी, कास्ट सेंसस, इसके अलावा ये जो मुद्दे उठाए गए थे, क्या इसका कांग्रेस को फायदा हुआ ग्राउंड पर, या आपको लग रहा है कि नहीं उतना फायदा नहीं हुआ जितना होना चाहिए था? क्योंकि मध्य प्रदेश और राजस्थान में तो लगभग सुपड़ा साफ टाइप लग रहा है। सुपड़ा नहीं मतलब बहुत, उतने कांग्रेस के लिए बहुत बुरा हाल है। अनंत विजय, फिर सुनील भाई आ रहा हूं। देखिए अमन जी, मध्य प्रदेश में आप कह सकते हैं सुपड़ा साफ हुआ। एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं होता है, मैं इस बात से सहमत हूं, पर एग्जिट पोल से एग्जैक्ट पोल का अनुमान जरूर मिलता है, संकेत अवश्य मिलते हैं। और जितने भी एग्जिट पोल आज तक हुए, चाहे उसका सैंपल साइज कितना भी बड़ा हो, राजनीतिक दलों की अपनी मजबूरी होती है, अपनी बाध्यताएं होती हैं, अपनी मान्यताएं होती हैं, उसके आधार पर वो अपनी धारणाएं विकसित करते हैं। लेकिन अगर एज ए पॉलिटिकल ऑब्जर्वर आप देखें तो एग्जिट पोल से आपको ये अंदाजा, ये अनुमान तो लग ही सकता है कि कहां किसकी सरकार बनने के लिए, जनादेश नहीं कर सकते लेकिन जनादेश का संकेत मिलता है। रही बात आपने ये पूछा कि जितने प्रकार के मुद्दे जातिगत जनगणना से उठाए गए या ये सब किए गए, अगर इस एग्जिट पोल के इस अनुमान को या एग्जिट पोल के परिणाम को देखें तो हमें तो नहीं लगता कि इस प्रकार का, जैसे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था, मध्य प्रदेश के मन में मोदी। अगर आप उस नारे को देखें तो मध्य प्रदेश की जनता ने उसको स्वीकार किया कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने आरंभिक दिनों में कुछ वहां पर मीडिया में यह दिखाया गया कि कुछ गलतफहमियां हैं, वसुंधरा राजे को लेकर तरह तरह की बातें की गई, लेकिन अभी आप राजस्थान के चुनाव परिणाम भी आपको चौंकाएंगे। एग्जिट पोल से उसका संकेत मिल रहा है, लेकिन संकेत कहां जाके रुकेगा, मुझे लगता है कि इसके लिए हमें 2 दिन और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ी देर से शुरुआत की। अगर भारतीय जनता पार्टी ने 1 महीने पहले शुरुआत कर दी होती छत्तीसगढ़ में, तो आज छत्तीसगढ़ का परिणाम भी वही होता जो मध्य प्रदेश और राजस्थान का अनुमान आपके चैनल पर दिखाया जा रहा है। सुनील जी, 23 के चुनाव क्या 24 का ट्रेलर मैं मान सकता हूं? क्या ये 24 का सेमीफाइनल में कहूं क्या गलत होगा? और ये क्या खतरे की घंटी आप लोगों के लिए मोदी को रोकने के लिहाज से? क्योंकि मध्य प्रदेश में, राजस्थान में जो स्थिति है, हिंदी हार्टलैंड जो है, मेन हिंदी हार्टलैंड, क्योंकि दक्षिण की अगर सारी सीटें भी जोड़ दे 5 राज्यों की तो शायद 130 के आसपास है। हिंदी हार्टलैंड में अभी भी बीजेपी को हराना काफी मुश्किल है, शायद मोदी, ब्रांड मोदी को टक्कर देना। सुनील भाई देखिए अमन जी, मुझे लगता है हर चुनाव का नेचर अलग होता है। जो राज्य के चुनाव होते हैं उनको हम लोग भी, राजनीतिक पार्टियां भी सेमीफाइनल कहती हैं, जो जीतेगा वो कहेगा सेमीफाइनल, जो हारेगा वो कहेगा कि नहीं ये लोकसभा चुनाव दूसरे तरीके के होंगे। लेकिन ये आप भी स्वीकार करेंगे और हम लोग भी मानते हैं कि राज्यों के चुनाव और दिल्ली के चुनाव में अंतर होता है। और जो आप इंडिया गठबंधन की बात कर रहे थे, जो इंडिया गठबंधन या समाजवादी पार्टी के जो मुख्य मुद्दे हैं वो जाति जनगणना है, आरक्षण है, सबको भागीदारी हो, सबकी बराबरी हो, सामाजिक बराबरी, आर्थिक बराबरी, राजनीतिक बराबरी, धार्मिक बराबरी वो रहेगी। लेकिन ये कहना कि ये सेमीफाइनल है या यही परिणाम 24 में आएगा, मुझे लगता है कि ये अच्छी बात नहीं होगी। वो मैं इसलिए कह रहा हूं, आप कहेंगे कि क्यों, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी देखिए, जब जहां जहां कांग्रेस है, अगर इसको हम सच मान लें कि यही रिजल्ट है जी, तो इसका मतलब कांग्रेस नाकाम हो रही कहीं ना कहीं बीजेपी को रोकने में। तो कांग्रेस को बड़ा मन करना ही करना पड़ेगा देर सवेर, जहां जो उसको हरा रहा होगा बीजेपी को, उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा। लड़ाई बड़ी नहीं करनी पड़ेगी, लड़ाई कांग्रेस के अस्तित्व की नहीं है। लेकिन सुनील भाई,
सुनील भाई, ऐसे तो संविधान की आस्तुत की। ऐसे तो मध्य प्रदेश में अगर कोई बीजेपी को हरा सकता था वो थी शायद कांग्रेस, तो फिर आपको भी शायद कांग्रेस के साथ खड़ा होना चाहिए था। अगर राजस्थान में कोई बीजेपी को हरा सकता था तो वो थी कांग्रेस, तो शायद आपको भी कांग्रेस के साथ खड़ा होना चाहिए था। आपको कांग्रेस से प्रॉब्लम है, राहुल गांधी से प्रॉब्लम है? बी स्पेसिफिक सर, आपको प्रॉब्लम किससे है? देखिए क्या है ना कि हम समाजवादी पार्टी चाहती थी, हमने पहले राउंड में ही कहा समाजवादी पार्टी चाहती थी कि राज्यों के चुनाव में इंडिया गठबंधन लड़ता हुआ दिखे। ठीक। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने कहा हम अकेले लड़ेंगे। तो आप अकेले लड़ेंगे तो आप देखिए फिर हम, हालांकि इसको हम अभी रिजल्ट नहीं मान रहे, हो सकता है जनता ने कुछ और जनादेश दिया हो, वो 3 तारीख को बात करेंगे, क्योंकि राजनीति में संभावनाओं पे ही बात की जाती है। अभी रिजल्ट आएगा तब बात करेंगे, लेकिन 24 में जरूर आपको देश की कमरुल भाई, राजनीति। एक आखिरी कमेंट आपका। अब तो समाजवादी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस नाकाम रह रही है भाई, मोदी को रोकने में कांग्रेस नाकाम। देखिए ये देखिए, सबका अपना अपना विचार है। मोदी को रोक सकता है हिंदुस्तान में तो एकमात्र कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि ये विचारधारा कभी भी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का विचारधारा के साथ में कभी भी आज तक समझौता नहीं किया है। और देश का हित में, भारत के हित में, हिंदुस्तान का हित में कांग्रेस पार्टी एक मजबूत ऑपोजिशन का फोर्स में अगर नजर नहीं आएगा तो देश का ये खतरा का घंटा है। तो इस बात को लेकर सब देशवासियों को यह समझना होगा कि आज भारतीय जनता पार्टी को रोकना है मतलब देश को बचाना है। चलिए, देश को बचाना। 3 दिसंबर को कौन बचता है, आप बचेंगे नहीं बचेंगे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और तेलंगाना में आप बच रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कमरुल भाई, आपका अजय आलोक, आपका सुनील भाई, आपका और आनंद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन देखिए एक चीज को समझिए, मतलब एग्जिट पोल के नतीजे भले ही किसी के भी पक्ष में हो, किसी के पक्ष में ना हो, लेकिन आज की एक बहुत अच्छी खबर, अर्थव्यवस्था के नतीजे पूरे भारत के पक्ष में आए हैं। इस चीज को समझिए जो मैं समझाने जा रहा हूं आपको। इस वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 7.6% है। दोबारा से सुनिए, फिर से बता रहा हूं आपको, अर्थव्यवस्था के नतीजे पूरे भारत के पक्ष में आए हैं और इस वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 7.6% है। यह भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमान से भी काफी ज्यादा है। आरबीआई ने दूसरी तिमाही में 6.5% की जीडीपी का अनुमान लगाया था, लेकिन विकास दर उससे भी 1.1% ज्यादा है। इसी वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 7.8%, पहली तिमाही 7.8, दूसरी तिमाही 7.6। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत किस विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। सोचिए, आज भारत के ज्यादातर पड़ोसी देशों की अर्थव्यवस्था बदहाल है। श्रीलंका, पाकिस्तान जैसे देश दिवालिया होने के कगार पर हैं और चीन जैसे शक्तिशाली देश की विकास दर भी 5% के करीब है। इतना ही नहीं, युद्ध और बढ़ती ब्याज दरों की वजह से वैश्विक आर्थिक विकास दर भी काफी स्लो है और ये 2.4% के आसपास है।